ये कहानी है एक 17 साल के लड़की की जो एक साइकोपैथ के प्यार में पड़ गई। पर साइकोपैथ पेशेंट तो मानवीय भावनाओं को समझते ही नहीं। विश्वास, समझ, प्यार इत्यादि उनके लिए सिर्फ नाम के शब्द हैं। तो क्या दोनों के बीच बात बन पाई या फिर उनके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ? चलिए इत्मीनान से जानते हैं। ये है जेम्स, जो कि अभी महज 17 साल का है। उसे अपने आप पर पूरा यकीन है कि वो एक साइको है। उसके डैड कितना भी उसे हंसाने की कोशिश करते, मगर बचपन से ही वो कुछ फील नहीं कर पाता था। एक रोज खौलते तेल में हाथ डाल दिया ताकि कुछ महसूस हो, और तो और हमेशा से वो अपने डैड के थोबड़े पर पंच मारने की सोचता, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। बड़ी अजीब किस्म का लड़का था। जब वो 15 साल का हुआ तो अपनी पड़ोसी के बिल्ली को किडनैप करके जंगल में ले गया और मार डाला। दिन ब दिन उसकी पागलपंती बढ़ती गई। जानवरों में उसका इस कदर खौफ था कि खरगोश, चूहा, चमगादड़, तितली, बटेर, मुर्गी के बच्चे इत्यादि की मम्मियां अपने बच्चों को जेम्स के नाम से डराती थी। कहती थी कि सो जाओ वरना वो खतरनाक साइकोपैथ जेम्स आ जाएगा। वही जेम्स अब जानवरों को छोड़ उनसे भी कुछ बड़ा करने की सोच में लग चुका था। तभी उसकी लाइफ में एलिसा आई। वो उससे प्यार करती है, उसे दूर से बैठकर देखती रहती है। एलिसा भी अतरंगी टाइप की लड़की थी। जब भी वो टेंशन फील करती तो खुले आसमान के नीचे सो जाती। आसमान को घूर घूर कर उसका स्ट्रेस कम हो जाता। ये है उसकी मॉम ग्वेन। एलिसा के डैड से डिवोर्स से पहले उनका बर्ताव काफी अच्छा था, लेकिन जब से वो टोनी से शादी रचाई सब कुछ बदल गया। उनके सामने ही टोनी उसे कुछ भी अनाप शनाप बोल देता, जैसे कि वो काफी बड़ी हो गई है, उसे बड़े साइज के कपड़े पहनने चाहिए वगैरह वगैरह। पर कमाल की बात यह है कि उसकी मॉम ये सब सुनकर भी अनदेखा कर देती थी। सब पैसे का चक्कर था। एक अच्छे से एरिया में बढ़िया से गार्डन वाले मनचाहे घर में वो अपने 2 जुड़वां बच्चों के साथ खुश थी। वही एलिसा की लगी पड़ी है। वो यहाँ एक पल भी नहीं रहना चाहती, मगर जाए भी तो जाए कहाँ। अभी वो महज 17 साल की है। लंच टाइम में भी यही सब उसके दिमाग में चल रहा था। तभी उसकी एक फ्रेंड ने उसे मैसेज किया, जबकि वो सामने ही बैठी थी। गुस्से में आकर एलिसा ने फोन को पटक दिया कि ऐसे मोबाइल का क्या फायदा जो पास रहते हुए भी वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। तभी उसकी नजर जेम्स पर पड़ी, जो अकेले बैठे अपना लंच कर रहा था। एलिसा ने उसे डेट के लिए पूछा तो वो भी मना नहीं कर सका, क्योंकि वो पहले से ही किसी इंसान को मारने की प्लानिंग कर रहा था। एलिसा स्कूल में नई थी तो उसे मारने पर किसी को शक भी नहीं होगा। यही सोचकर वो उससे प्यार का नाटक करने लगा। फिर ये दोनों अपनी अपनी इच्छा मन में दबाए जेम्स के घर पहुंचे। जेम्स के डैड काम पर गए हुए थे तो वही उसकी मॉम जापान में रहती थी। एलिसा जिस काम के लिए आई थी उसे शुरू की, मगर जेम्स के अंदर तो किसी भी प्रकार की फीलिंग्स थी ही नहीं। अभी वो दोनों अपने अपने मंसूबे में कामयाब भी नहीं हो पाए थे कि तभी जेम्स के डैड आ गए और दोनों की इच्छाएं धरी की धरी रह गई। जेम्स के डैड उसके गर्लफ्रेंड को देख काफी खुश हुए, क्योंकि अभी तक वो जेम्स को कुछ और ही समझते थे। उन्हें लगता था कि उसके अंदर कुछ गड़बड़ है। खैर, आज तो इन दोनों की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, इसलिए एलिसा ने उसे कल सुबह 11 बजे का टाइम दिया। अगले दिन जेम्स 10 बजे से ही एलिसा को मारने की प्लानिंग करके तैयार बैठ गया। इधर एलिसा भी जेम्स के बारे में ही सोच रही थी कि जेम्स कितना अच्छा है, वो उसके साथ कितना सेफ फील करती है। इतने में उसके घर मेहमान आ गए। दरअसल आज टोनी ने घर पर पार्टी रखा था, जिसके चलते वो फंस गई। जेम्स चाकू लेकर इंतजार करता रहा। दिन के 12 बजने को आए, मगर वो नहीं आई। वही एलिसा के सौतेले बाप की घिनौनी हरकतें दिन ब दिन बढ़ती ही चली जा रही थी। उसकी माँ ये सब देखकर भी कुछ नहीं की, क्योंकि उन्हें तो अपनी लग्जरी लाइफ की पड़ी थी। किसी दिन टोनी भड़क गया तो क्या पता ये ऐसो आराम उनके हाथ से निकल जाए। एलिसा को महसूस होने लगा कि अब इस घर में उसके लिए कुछ नहीं बचा। यहाँ से वो तकरीबन 2 बजे जेम्स के घर पहुंची। बड़ी ही उदास थी। जेम्स चाकू हाथ में लिए उसे मारने का मूड बना ही रहा था कि तभी वो बोल पड़ी कि चलो यहाँ से कहीं और भाग चलते हैं। वैसे भी जेम्स यहाँ अपने टकलू डैड के साथ खुश तो नहीं था। ये बात उसने एलिसा को बताया भी था। फिर क्या था, जेम्स अपने डैड को एक तगड़ा पंच मारा, जैसा कि वो बचपन से ही करना चाहता था, और फिर ये दोनों उनकी कार लेकर फरार हो गए। रास्ते में जाते हुए जेम्स एलिसा को मारने के तरह तरह के तरीके सोचे जा रहा था। वो किस तरह चिल्लाएगी, वो मंजर कैसा होगा। तो वही एलिसा के ऊपर 24 घंटे कुछ और ही धुन सवार रहता था। इसी चक्कर में इनकी गाड़ी ठुक गई और गाड़ी का पूरा सत्यानाश हो गया। अब क्या करे कहा जाए, दोनों बड़ी दुविधा में फंस गए। जेम्स वापस घर चलने को बोला, क्योंकि यहाँ अगर वो उसको मारता है तो कार की वजह से पकड़ा जाएगा। लेकिन एलिसा कुछ भी हो जाए वापस लौटने के मूड में नहीं थी। किसी तरह ये जंगल पार करके लिफ्ट लेने मेन हाईवे तक पहुंचे। जेम्स ने काफी कोशिश की, मगर कोई गाड़ी रोक ही नहीं रहा था।
एलिसा को पूरा विश्वास था कि लोग उसे नंगू पंगू देख गाड़ी नहीं रोक रहे। कोई उस टाइप का होगा, शायद वही गाड़ी रोकेगा। अगले ही पल एक 50 साल का बुढ़ा गाड़ी रोक इनको लिफ्ट दिया। उसी ने जेम्स को कपड़े भी दिए। उन तीनों के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग भी हो गई। बातचीत से पता चला कि ये बुढ़ा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है। उसने इनकी हालत देख भांप लिया कि इनके साथ कुछ तो गड़बड़ हुआ है। इसीलिए वो जेम्स के मॉम का फोन नंबर मांगने लगा ताकि इनके परिवार वालों को खबर कर सके कि ये लोग ठीक है। जेम्स चट से बोल पड़ा कि उसकी मॉम मर चुकी है, जिसे सुन एकाएक एलिसा के चेहरे पे आश्चर्य के भाव प्रकट हो गए। जेम्स की माँ तो जापान में रहती है, फिर वो ऐसा क्यों बोल रहा है? खैर जो भी हो, ये कुछ गड़बड़ नहीं किए, बस घूमने निकले हैं, ऐसा जेम्स ने फौजी को बताया। सफर करते करते शाम को ये एक कैफे में कुछ खाने के लिए रुके। पता चला इनके पास तो पैसे ही नहीं थे। फौजी ने अपनी तरफ से इनको खिलाया, साथ में अपनी फैमिली से जान पहचान भी करवाई, बाकायदा पता वगैरह भी बताया। तभी एलिसा बोल पड़ी कि आपके छोटे बेटे जैक की शक्ल शुअर जैसी है। फौजी तो बेचारा हैरान परेशान हो गया कि ये किस टाइप की लड़की है। उसके सामने उसके बेटे को ही शुअर बोल रही है। किसी तरह वो अपने आप पर काबू किए, फिर वही हुआ जिसका डर था। एलिसा के बाहर जाते ही जेम्स वॉशरूम गया, उसके पीछे फौजी भी गया। यहाँ उसकी असलियत सामने आ गई। जेम्स को काट मार दिया कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि एलिसा इन्हें ढूंढती हुई वहां पर आ गई, वरना अनर्थ हो जाता। अगले पल वो फौजी को हड़काने लगी कि ये सब वो जाकर उसकी वाइफ, उनके बेबीज, यहाँ तक कि पुलिस को भी बता देगी। और इस तरह वो फौजी को ब्लैकमेल करके उसके सारे पैसे लूट ली। फौजी को तो पता ही था कि ये लड़की मुंहफट है, किसी के सामने कुछ भी बक देगी, तो जेब ढीला करना ही सही समझा। फौजी के जाने के बाद ये काफी टाइम तक चुप रहे। फिर जेम्स ने बताया कि जैसा वो सोच रही है वैसा वो बिल्कुल नहीं है। असल में वो समझ ही नहीं पाया कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। एलिसा ने बताया कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है तो उसे तुरंत रोकना चाहिए, पर जेम्स कैसे बताता कि उसे कुछ महसूस ही नहीं होता। ज्यादा कुछ बोलता भी नहीं था। कुछ पूछो तो बस हाँ एवं ना में ही जवाब दिया करता था। उसके इस बर्ताव को देख एलिसा को लगने लगा था कि बचपन में उसके साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। खैर जो भी हो, यहाँ से ये एक होटल पहुंचे, कमरा बुक किए, फिर साथ में टीवी देखने लगे। कुछ देर बाद एलिसा वॉशरूम गई। जेम्स चाकू निकाल झट से दीवार से चिपक गया ताकि जैसे ही वो बाहर निकले वो उसका गेम बजा देगा। पता चला कि वो अपने परिवार के वियोग में अंदर बैठकर रो रही थी, जिसे सुन जेम्स फिलहाल के लिए रुक गया। वैसे वो साइकोपैथ है, जैसा कि वो खुद मानता है, तो क्या उसे एलिसा के रोने से कुछ महसूस हुआ? क्या वो बदल रहा है? खैर जो भी हो, एलिसा बाहर आई और नीचे जाकर घर पे फोन लगाई। उसे अपनी माँ से बात करनी थी। उधर लाइन पे टोनी था। उसने साफ लहजे में उसे समझा दिया कि उसकी मॉम उससे बात नहीं करना चाहती, जबकि ऐसा नहीं था। वो बात तो करना चाहती थी, मगर टोनी ने उनको इशारा करके रोक लिया। इसका मतलब वो नहीं चाहता कि एलिसा वापस कभी घर लौट कर आए। इधर एलिसा अपने सगे डैड, जो कि उसे 10 साल पहले छोड़कर चले गए थे, उनके पास जाने की सोचने लगी, क्योंकि एलिसा की माने तो वो काफी अच्छे हैं और उसे हर साल उसके बर्थडे पर कार्ड भी भेजते हैं। उसी शाम एलिसा ने जेम्स को 2 ऑप्शन दिए। अगर वो उसके साथ टाइम पास कर रहा है तो अपने घर लौट जाए, या फिर उससे प्यार करता है तो वो उसके साथ उसके डैड के घर चल सकता है। इधर 2 दिन बीतने के बाद भी जब जेम्स घर नहीं लौटा तो उसके डैड पुलिस को कॉल किए। अगली सुबह ये होटल छोड़ दिए। पता चला कि एलिसा के डैड यहाँ से काफी दूर रहते हैं। ट्रेन स्टेशन की तलाश में पैदल चलते चलते ये काफी थक गए। तभी एक एकांत जगह पर इन्हें एक बंद पड़ा घर मिला। विंडो वगैरह पर धूल जमे थे और डाक भी फुल था, मतलब महीनों से यहाँ कोई नहीं आया। एलिसा ने खिड़की तोड़ा और 1-2 दिन यही रुकने का फैसला किए। जिस शख्स का ये घर था वो पेशे से प्रोफेसर था। उसने यहाँ हर सुख सुविधा रख रखा था, जिसका ये लोग भरपूर लुफ्त उठाए, पेट पूजा किए और फिर एलिसा अकेले कमरे में जाकर सो गई। शायद आज भी वो अपनी माँ को याद कर रो रही थी। इधर जेम्स को कुछ करने को नहीं था तो वहां पड़े सामान वगैरह चेक करने लगा। तभी उसे एक कैमरा मिला जिसके अंदर बहुत सारी लड़कियों की तस्वीर थी जिन्हें करके मारा गया था। एक काफी दर्दनाक वीडियो फुटेज भी था। इसका मतलब इस घर का मालिक का शिकारी था। ये बात वो एलिसा को बताने गया, लेकिन वो कुछ सुनने के मूड में नहीं थी। उसे बस अकेले रहना था। कुछ देर बाद जब वो सो गई तो जेम्स भी अंदर आकर बेड के नीचे फर्श पर सो गया। उसके अंदर एलिसा के लिए फीलिंग्स का जगना किसी चमत्कार से कम नहीं था। इधर हम घर के बाहर प्रोफेसर को देखते हैं, जो कि अपने घर के लाइट वगैरह को जलते देख हैरानी पूर्वक अंदर दाखिल हुआ। टेबल पर ऐसे ही ड्रिंक वगैरह पड़े हुए थे। उसने धीरे से एक हथियार उठाया और बेडरूम की ओर बढ़ा। उसकी आहट आते ही जेम्स बेड के नीचे छिप गया। एलिसा पकड़ी गई। पहले लगा कि वो उससे अच्छा बर्ताव कर रहा है। एलिसा ने जैसे ही बताया कि वो अकेली है, घर बंद देख आज रात वो रुकने के लिए यहाँ आ गई,
तो प्रोफेसर ने झट से दरवाजा लॉक कर लिया। एलिसा समझ चुकी थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। अगले पल प्रोफेसर उस पर भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ा। इतने में जेम्स ने चाकू निकाला और उस भूतिए को मार डाला। थोड़ी देर तक तो ये सोचते ही रह गए, फिर जितना तक हो सकता था अपने इस घर में आने के सारे सबूत मिटाए, चाकू को पूल के पास ही छिपा दिए तथा वहां मौजूद उन मासूम लड़कियों की फोटोज जो प्रोफेसर का उसके बॉडी के आसपास फैलाकर बेडशीट वगैरह समेटे और यहां से निकल लिए। कुछ दूर जाकर बेडशीट वगैरह भी जला दिए। वैसे एलिसा ने अपनी जैकेट नहीं जलाई क्योंकि वो उसके डैड की जैकेट थी जो कि उसे बहुत प्यारा था। कुछ घंटे सफर करने के बाद इन्हें एक रेलवे स्टेशन मिला जहां पर ये दोनों अपना हुलिया बदल लिए, क्योंकि एलिसा को डर था कि किसी ने उनको उस घर से बाहर निकलते देख लिया होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक वैसा हुआ भी। वहां के एक लोकल लड़के ने उनको घर में दाखिल होते हुए देखा था। वो डिटेक्टिव टेरी और मैरी को उनके हुलिये के बारे में बताया और ये भी कि वो लड़की ब्राउन कलर की फटीचर जैसी दिखने वाली लेदर जैकेट पहनी थी। तो हुआ ये था कि प्रोफेसर के मर्डर वाली रात के अगले दिन प्रोफेसर की मॉम उसकी खोज खबर लेने आई। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया जिससे इनको प्रोफेसर के मर्डर के बारे में पता चला। इस बीच प्रोफेसर की मॉम ने पुलिस के आने से पहले ही प्रोफेसर के खिलाफ जितने भी सबूत थे उन सबको ठिकाने लगा दी। इस लड़के के गवाही के आधार पर अब इस मर्डर के इनके पास 2 सस्पेक्ट है। वही एलिसा के डैड जिस जगह रहते थे, आज वहां की कोई ट्रेन नहीं थी, इसलिए कल तक इन्हें यहीं पर रुकना होगा। इतने में एलिसा पूछने लगी कि तुम्हारे पास वो चाकू कहां से आया? क्या तुम अपने साथ चाकू रखते हो? जेम्स हकलाने लगा तो वो अंदर ही अंदर उससे डरने लगी, क्योंकि जेम्स का वर्ताव अजीब तो था ही, साथ में उसका इस तरह से मर्डर करना, उसके पास चाकू का होना अच्छे संकेत नहीं थे। जेम्स भी भांप चुका था कि एलिसा उससे डरने लगी है। यहाँ से ये एक कैफे में गए जहां पर एलिसा वॉशरूम का बहाना बनाकर 9-2-11 हो गई। काफी देर तक इंतजार करने पर भी जब वो नहीं लौटी तो जेम्स भी अपने रास्ते निकल लिया। इधर टेरी और मैरी जेम्स के डैड के घर पहुंची क्योंकि उन्होंने जेम्स के गुमशुदा होने का रिपोर्ट लिखवाया था। पूछताछ पर पता चला कि जिस दिन वो घर छोड़ के गया उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड एलिसा भी साथ थी। एलिसा ने अपने डैड की जैकेट पहनी थी। वो ब्राउन जैकेट उसके लिए खास था, उसने खुद उसका जिक्र किया था। इतना सुनना था कि इनको एलिसा और जेम्स पर शक और गहरा हो गया। उस वारदात वाली जगह पर भी उस लड़के ने ब्राउन कलर की जैकेट पहनी हुई लड़की को देखा था। उन्हें वहां से जो चाकू मिला था उसे देख जेम्स के डैड पहचान लिए। ये चाकू जेम्स जब 13 साल का था तब वो उसके बर्थडे पर दिए थे। टेरी और मैरी के समझ के बाहर था कि ऐसे कौन से माता पिता होंगे जो बच्चों को गिफ्ट में चाकू देते होंगे। जेम्स के डैड ने बताया कि वो तो तलवार मांग रहा था, मगर उसे वो समझा बुझाकर छोटा चाकू ही दिए। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट एलिसा से मैच कर गई। सब कुछ क्लियर हो गया कि मर्डर वाली रात एलिसा और जेम्स प्रोफेसर के घर पर ही थे और जेम्स के चाकू से ही प्रोफेसर को मारा गया था। मगर मर्डर किसने किया अभी भी इनके लिए रहस्य था। ये बात एलिसा के मॉम को भी पता चली। दूसरी तरफ एलिसा चलते चलते एक बस स्टैंड पर सो गई, जबकि जेम्स को रास्ते में कुछ लड़के मिले जिन्हें उसने अपने आप को पीटने के लिए पैसे दिए। असल में वो जानना चाहता था कि वो साइकोपैथ है या फिर एलिसा के प्यार ने उसे बदल दिया है। लड़कों का मार और एलिसा से बिछड़ने का गम वो पूरी तरह महसूस कर पा रहा था। अब उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वो साइकोपैथ नहीं रहा। अगले पल उसने पुलिस को फोन लगाकर एक मर्डर के बारे में बताया। उस एरिया की पुलिस उसे उठा ले गई। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जेम्स और उसकी मॉम उसके डैड से परमिशन लेकर कहीं घूमने निकले। जेम्स लगा रहा खेलने में और उसकी मॉम उसके सामने ही गाड़ी सहित पानी में डूबकर मर गई। पुलिस वाले ने जेम्स से पूछा कि ये सब कब हुआ। 11 साल पहले। मतलब वो यहाँ प्रोफेसर के कत्ल के बारे में बताने आया था, लेकिन ऐन वक्त पर डरकर अपने मॉम की डेथ की कहानी सुनाने लगा और ये भी कि उसके डैड भी मर चुके हैं। इस आधार पर पुलिस वाले ने अपने सीनियर से बात की। फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि जेम्स को किसी सोशल सर्विस ग्रुप के पास भेजना ही सही रहेगा। आगे से वो लोग जेम्स का ख्याल रखेंगे। जेम्स को इस झमेले में बिल्कुल नहीं पड़ना था, इसीलिए वो मौका देख भाग निकला। दूसरी तरफ एलिसा जगने के बाद सोचते हुए आगे बढ़ चली कि उसने जेम्स को पीछे छोड़कर अच्छा किया। बस एक गलती हो गई, उसे अपने लूटे हुए पैसे उसके पास नहीं छोड़ने चाहिए थे। तभी उसके शुरू हो गए। पैसे तो थे नहीं उसके पास, इसलिए वो पास के शॉपिंग मॉल में चोरी करने गई। कुछ कपड़े चुराकर भाग ही रही थी कि तभी गार्ड ने उसे पकड़ लिया। वो गार्ड चेक वगैरह करने बाद पुलिस को बुलाने के लिए रिपोर्ट तैयार करने जा ही रहा था। तभी खबर आया कि एक कस्टमर की 5 साल की लड़की खो गई है। उसके बाल भूरे तथा उसने ग्रे जींस पहनी हुई है। गार्ड एलिसा को यही रुकने को बोल उस बच्ची का पता लगाने के लिए बाहर निकल गया। पीछे से एलिसा भी भाग निकली। उसे आगे वाली गली में एक बच्ची खेलती हुई दिखी जिसके बाल भूरे और ग्रे कलर की जींस पहनी थी। एलिसा ने जरा भी नहीं सोचा
कि वो वापस जाएगी तो गार्ड दोबारा उसे पकड़ लेगा। बेधड़क वो उस बच्ची को उसके डैड के पास छोड़ आई। गार्ड ने भी उसे वार्निंग देकर छोड़ दिया, मगर वो सुधरने कहाँ वाली थी। दूसरी तरफ जेम्स वापस उसी कैफे की तरफ निकल पड़ा था जहां से एलिसा उसे छोड़ कर गई थी। ये बात उसे अच्छी तरह पता है कि वहां वो नहीं होगी, फिर भी वो दीवानों की तरह उसी रास्ते चलता गया। आगे एक गली में एलिसा के जैसी लड़की दिखी, पर कोई और थी। दिन ढलते ढलते एलिसा को भी एहसास होने लगा कि उसे जेम्स को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पता नहीं वो जिंदा होगा कि मर गया होगा। आखिर उसने उसकी जान बचाने के लिए उस प्रोफेसर को मारा, पर अफसोस वो अब उससे कभी नहीं मिल पाएगी। यही सोचते हुए वो कैफे पहुंची। जेम्स उसी के इंतजार में बैठा हुआ था। उन दोनों को रत्ती भर विश्वास नहीं था कि वो फिर कभी मिल पाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को सॉरी बोला। फिर ये एक गाड़ी चुराकर एलिसा के डैड के घर निकल चले। पूरी रात गाना बजाकर झूमे नाचे ऐश किए। अगले दिन तक एलिसा को लगने लगा था कि इन्होंने उस खूंखार प्रोफेसर को मारकर पुलिस वालों पर एहसान ही किए हैं। शायद मिलने पर वो इन्हें इसके लिए मेडल देंगे। खैर, मेडल मिलेगा कि जेल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। इसी बीच गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म होने को आया, मगर पैसे तो थे नहीं, इसलिए प्लान बनाए कि इंजन चालू रख के पेट्रोल भरेंगे, फिर रफ्फू चक्कर हो जाएंगे। उन्हें देख यहाँ के ओनर को कुछ गड़बड़ लगा तो वो देखने के लिए बाहर चली आई। इंजन चालू करके पेट्रोल भरवाना अलाउ नहीं होता, तो वो इंजन बंद करवाने के लिए ड्राइवर को बोली। पता चला कि इन्होंने कार को जुगाड़ लगाकर चालू किया है। अगले पल वो लल्लन को इशारा करके बताने लगी कि पुलिस को फोन करो, मगर लल्लन तो लल्लन है, वो छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देता है। ओनर ने एलिसा को पूरी तरह घेर लिया ताकि वो कहीं भाग न जाए, और पेमेंट लेने के लिए उसके पीछे पीछे लगी रही। अंत में जेम्स का माथा ठनका तो वो नकली गन उन पर तान कर डराने लगा। ओनर समझ गई कि कपड़े के अंदर उसका हाथ है, वो उन्हें मामू बना रहा है। फिर क्या था, दोनों ने मिलकर ओनर को दबोचा और अंदर लॉक कर दिए, पर लल्लन ने छू तक नहीं किया, क्योंकि लल्लन तो लल्लन है। इसके बाद ये सीधे एलिसा के डैड के घर पहुंच गए। दरवाजे पर दस्तक दिए तो अंदर कोई और महिला थी। उसने बताया कि लेस्ली अब यहाँ नहीं रहता। उसके नए घर का पता लेकर ये आगे बढ़ गए। दूसरी तरफ प्रोफेसर के मॉम को गिल्टी फील हुआ, या फिर जो भी हो, वो प्रोफेसर का कैमरा लेकर पुलिस स्टेशन पहुंची, जिससे ये तो क्लियर हो गया कि प्रोफेसर लड़कियों पे घाट उतारने वाला दरिंदा था। फिर भी ये एलिसा और जेम्स को तो नहीं छोड़ सकते। शायद उन्होंने अपने बचाव में प्रोफेसर को मारा होगा, पर यह तय करना तो कोर्ट का काम है, और इनका काम है उन दोनों को पकड़ना। तो वो पहले उनको पकड़ेंगे, फिर जो होगा कोर्ट तय करेगा। इधर काफी मशक्कत करने के बाद ये एलिसा के डैड को ढूंढ लिए। पहले तो वो उसे पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि एक अरसे बाद वो उसे देख रहे थे, पर जब पहचाने तो खुशी के मारे गले लगा लिए। एलिसा ने उन्हें वो सारे कार्ड दिखाए जो वो उसके हर बर्थडे पर भेजते थे। फिर ये मुद्दे पर आए कि उसके और उसके बॉयफ्रेंड जेम्स को कुछ दिन यहाँ रहने की जगह चाहिए। क्या तुम अपनी मॉम के घर से भाग कर आई हो, या फिर कुछ और बात है? लेस्ली ने पूछा। खैर, उनके यहाँ आने की जो भी वजह रही हो, वो उसे किसी और दिन डिस्कस करेंगे। लेस्ली समंदर किनारे अकेले रहता था। वो बूढ़ा तो हो गया था, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों जैसी थी। कुछ देर उसके साथ खेलने के बाद जेम्स को अंदर ही अंदर फील होने लगा कि लेस्ली तो पूरा बैल बुद्धि है। लेस्ली के पास एक बॉट भी था जिस पर ये घूमने का प्लान बनाए। तभी लेस्ली का फ्रेंड कुछ काम लेकर आ गया, जिस वजह से इनको बॉट राइड कैंसिल करना पड़ा। पता चला कि एलिसा के डैड, पर इससे एलिसा को कोई आपत्ति नहीं थी। अपना काम निपटाने के बाद ये बियर पीने गए। लेस्ली एलिसा के यहाँ आने से इस कदर खुश था मानो करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। मार ये डांस वो डांस, पता नहीं कौन कौन सा डांस स्टेप दोनों बाप बेटी साथ में किए। दोनों बहुत खुश थे। कुछ देर बाद यहाँ वो औरत आई जो लेस्ली के पुराने घर पर रहती थी। पता चला कि वो उसकी वाइफ है और उनका एक बेटा भी है। एलिसा का तो पूरा सर घूम गया, क्योंकि इनके बारे में लेस्ली ने कभी जिक्र नहीं किया था। ऊपर से उसकी वाइफ उससे अलग ही पैसे का डिमांड करने लगी कि उसे उसके बच्चे के लिए यूनिफॉर्म, फीस, घर के खर्चे वगैरह चाहिए। बेचारा लेस्ली इतने सारे सवाल एक साथ झेल नहीं सका और गाड़ी लेकर भाग निकला। इस चक्कर में एक डॉग उसके गाड़ी के नीचे आ गया। उसकी गर्दन टूट गई। उसे मारना ही लास्ट ऑप्शन था। जेम्स उसे मारने के लिए पत्थर उठाया, लेकिन हिम्मत ही नहीं हुई। वो इतना खुश हुआ कि रोने लगा, पर एलिसा समझ ही नहीं पाई कि वो रो क्यों रहा है। खैर, आप लोग तो समझदार है, समझ ही गए होंगे। अंत में एलिसा को ही उस कुत्ते को मारना पड़ा। इधर पुलिस को उस पेट्रोल पंप से उन दोनों की हरकतें और लोकेशन दोनों पता चल चुका था। इस पेट्रोल पंप के कुछ किलोमीटर दूर ही एलिसा के डैड लेस्ली का घर है। डिटेक्टिव्स ने ये पता कर लिया था, और ये भी कि अनुमानन एलिसा अपने डैड के घर ही गई होगी। टेरी और मैरी उन्हें दबोचने के लिए तुरंत रवाना हुई। पूरा दिन सफर किए शाम हो गई, जिसके चलते इन्हें रुकना पड़ा।
अब तक न्यूज में खबर फैल चुकी थी कि 2 बच्चे एक प्रोफेसर का फरार चल रहे हैं। जो भी उनकी लोकेशन बताएगा उन्हें इनाम मिलेगा। ये खबर लेस्ली भी देख रहा था। वही एलिसा और जेम्स समंदर किनारे एंजॉय कर रहे थे। तभी मैरी के पास गुप्त सूत्रों के हवाले से उन दोनों एलिसा और जेम्स की करंट लोकेशन मिली। वो बिना टेरी को बताए उन्हें दबोचने निकल पड़ी। घंटे भर के बाद वो उस जगह पर पहुंच गई। फिर चुपके से घर के नजदीक जाकर अंदर ताक झांक करने की कोशिश की, लेकिन बाहर से कुछ दिख ही नहीं रहा था। इसलिए धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुई। वहां लेस्ली के अलावा दूसरा कोई नहीं था। एलिसा और जेम्स मस्त होकर समंदर किनारे ही सो गए थे। जगने के बाद ये घंटों तक अपने अपने मॉम डैड के बारे में बात किए। जेम्स को लगता था कि उसकी मॉम उसके डैड की वजह से परेशान होकर मर गई, इसीलिए वो अपने डैड से नफरत करता था। तो वही एलिसा को अपने मॉम के साथ साथ अपने डैड से भी नफरत होने लगी थी। उसके डैड कभी इस शहर तो कभी उस शहर घूमते रहते हैं। उसे लगने लगा था कि हर शहर में उसके 1-2 भाई बहन तो होंगे ही। देखा जाए तो उनसे बढ़िया तो उसकी मॉम ही है। खैर, जो भी हो, ये दोनों अभी 17 साल के ही थे और जहां तक सोच पा रहे थे एक दूसरे को बता रहे थे। तभी इन्हें ख्याल आया कि ये जगह सेफ नहीं है, यहां से किसी फॉरेन कंट्री भाग चलते हैं। वहां नाम वगैरह बदलकर सब कुछ शुरू से स्टार्ट करेंगे। यहां से भागने के लिए बॉट सही रहेगा। इधर डिटेक्टिव मैरी उन्हीं के ताक में घात लगाकर बैठी थी। वही टेरी भी लोकल पुलिस को कॉल करके निकल चुकी थी। इतने में दोनों सामने से आते हुए दिखे। घर के अंदर गए तो लेस्ली चैन से सो रहा था। एलिसा ने उसे उठाया, फिर प्रवचन देने लगी कि कैसे बाप हो, मैं पूरी रात गायब रही और तुम ढूंढने भी नहीं आए। वैसे लेस्ली ने उनके लिए दरवाजा लॉक नहीं किया था। कोई ना, ये दोनों बॉट राइड पर जाने वाले हैं, इसलिए इन्हें बॉट की चाबी चाहिए। लेस्ली ने तो रात को ही न्यूज पर देख लिया था कि ये मर्डर है और अब उसकी बॉट लेकर भागने के चक्कर में है। किसे मारा है तुम दोनों ने? ये सवाल सुनते ही दोनों के होश उड़ गए। लेस्ली ने बताया कि उनकी न्यूज टीवी पर फैल चुकी है। पुलिस ने उन दोनों के सर पर इनाम रखा है। एलिसा ने कितना भी हाथ पैर चलाया मगर उसके डैड ने चाबी नहीं दी और भरोसा दिलाए कि वो सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर चाय बनाने के बहाने गए और पुलिस को फोन कर दिए। इसके बाद एलिसा के साथ जो कुछ भी हुआ, कैसे वो प्रोफेसर उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था और इन्होंने उसको मारा, बताया उसने। वही जेम्स को पता नहीं क्यों लेस्ली पर कुछ डाउट हो रहा था। पता चला कि उसने इनाम की लालच में पुलिस को फोन मिलाया है। पुलिस वाले लाइन पर ही थे। जेम्स ने फोन पर ही कबूल कर लिया कि उसी ने प्रोफेसर को मारा है। अगले पल एलिसा अपने बाप को गाली देते हुए उनके जांघ में चाकू घोंप दी। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि उसके डैड पूरा मतलबी हैं। फिर वो उसे उसके हर बर्थडे पर कार्ड क्यों भेजते थे? पता चला कि वो सब भी झूठ था। उसकी मॉम ऐसा करती थी जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए था। तभी मैरी भी आ धमकी। उसने बताया कि वो उन्हें गिरफ्तार करने आई है। एलिसा जेम्स के साथ जेल भी जाने को तैयार हो गई, मगर जब पता चला कि जेम्स आज 18 साल का हो जाएगा, आज उसका बर्थडे है, वो दोनों अलग अलग जेल में रहेंगे, तो फिर एलिसा ने बंदूक के पेट से मैरी का थोबड़ा बिगाड़ दिया और ये बॉट की चाबी लेकर बॉट की तरफ भाग निकले। पता चला समंदर का पानी अंदर लौट गया था। इतने में टेरी भी पुलिसकर्मियों को लेकर पहुंच गई। घर के अंदर छापा पड़ा, वहां मैरी और लेस्ली दोनों बेहोश पड़े थे। इधर जब कंफर्म हो गया कि ये पुलिस के हाथों पकड़े जाएंगे, तो जेम्स ने एक कहानी बनाई कि उसने एलिसा को किडनैप किया है और उसी ने प्रोफेसर को मारा है। ऐसा अगर वो बयान देगी तो पुलिस वाले उसे कुछ नहीं करेंगे। इस तरह तो जेम्स फंस जाएगा, जो कि वो कभी नहीं चाहती। तभी जेम्स ने पुलिस के सामने एलिसा को मारा और भाग निकला। एलिसा चिल्लाती रह गई, गिड़गिड़ाती रह गई, लेकिन पुलिस वालों ने फायरिंग नहीं रोकी। अचानक एक स्नाइपर गन की आवाज फिजाओं में गूंज उठी। फिर सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया।